नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। ऐसे समय जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसी के ठीक बीच एक और बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में यह बड़ा घोटाला है 23,000 करोड़ का। एबीजी शिपयार्ड ग्रुप पर आरोप लग रहा है कि उसने 28 से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई के अलावा आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। आरोप है कि एबीजी ने बैंकों के समूहों से लोन और कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं ली। बैंकों से मिले इन पैसों को अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में भेज दिया। तो 22,847 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है और इसके बाद एबीजी ग्रुप पर जो छापेमारी हुई है वो खत्म हो चुकी है। एफआईआर में शामिल सभी आरोपी देश में ही मौजूद हैं, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। आरोपियों के बैंक खातों और लेन देन की पूरी जानकारी ले ली गई है और उनकी संपत्ति की जानकारी भी ली गई है। सीबीआई ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर ली हैं, कई दस्तावेज भी सीबीआई ने बरामद किए हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। 5 राज्यों में चुनाव के ठीक पहले बैंकिंग फ्रॉड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 28 बैंकों ने 2019 में सीबीआई को ये शिकायत दी थी कि गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड और एबीजी इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2012 से लेकर 2017 तक इन बैंकों से 22,824 करोड़ रुपए के करीब लोन लिया, लेकिन ये लोन नहीं चुकाया। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और 2019 के बाद से लगातार वो जांच कर रही थी। जांच में ये पाया गया कि जो बैंकों के आरोप हैं वो सही है और ये भी पाया गया कि ये सारा पैसा सेल कंपनी के जरिए या तो देश में कहीं और लगाया गया या फिर विदेश भेजा गया। उसके बाद सीबीआई ने कल इस मामले को लेकर एक केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने महाराष्ट्र और गुजरात समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में सीबीआई को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, साथ में कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। जांच में यह भी साफ हुआ है कि सभी आरोपी इस मामले के देश में हैं। दरअसल सीबीआई ने इन दोनों कंपनियों के अलावा जो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी ठगी का मामला दर्ज किया है और जांच में साफ हुआ है कि सभी आरोपी फिलहाल देश में हैं। इसीलिए इस मामले में कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। लेकिन चूंकि ये घोटाला अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है, इसके पहले नीरव मोदी ने जो पीएनबी बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था वो घोटाला सामने आया था, लेकिन ये घोटाले की रकम उससे दुगनी है, क्योंकि ये जो रकम है वो है 22,824 करोड़ रुपए। तो ऐसे में विपक्ष इस पूरे घोटाले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और लगातार सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा है और बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और 5 राज्यों में चुनावों के बीच ये मामला सामने आया है और इस पर जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर अब खासे हमलावर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख और चौंकिए मत 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब
कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है एक ही दौर में, और इसके लिए अब चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अब पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर में थे और उन्होंने कहा कि पंजाब में जो आपके सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान हैं, उनके लिए उन्होंने वोट मांगे और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके साथ, और मौजूदा चन्नी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी जिन 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से वो जीतेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर ये बात कही कि जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है, और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती? चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो है लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? मुझे नहीं लगता बीजेपी की 5 से ज्यादा सीट आएंगी। 5 भी ओवर एस्टिमेट है मेरी नजर में। तो अरविंद केजरीवाल इस बार पंजाब में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहे हैं। उनकी पार्टी एक बड़ी जो है भूमिका इस बार निभाने जा रही है, ऐसा अंदाजा लग रहा है। और इसी के तहत उन्होंने लगातार आरोप भी लगाए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, जिसका जवाब अब चन्नी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं। बहुत सारे आरोप मेरे ऊपर उन्होंने लगाए लेकिन सभी आरोप झूठे निकले। चन्नी का यह बयान रेत खनन मामले में आई उस ताजा स्टेटस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें खनन विभाग और पुलिस ने कहा है कि उनके इलाके से अवैध रेत खनन की कोई बात सामने नहीं आई है। दरअसल इस मामले में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल से शिकायत की थी कि सीएम चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध खनन हो रहा है। मुख्यमंत्री उसमें मिले हुए हैं। इसके बाद राज्यपाल ने पंजाब के डीजीपी से इस जांच के लिए कहा, और जांच के बाद जो स्टेटस रिपोर्ट अधिकारियों ने भेजी उसमें कहा गया कि इस इलाके में अवैध रेत खनन की बात सामने नहीं आई। तो इसी आधार पर अब चन्नी को भी केजरीवाल पर पलटवार का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी वाले झूठ का पलंदा बनाते, गल्लां दा कड़ा बनाते, इन्हां च कोई सच्चाई नहीं हुंदी। ये दुनिया भर के इल्जाम दूसरे ते लगा देंदे, अगले दा चेहरा खराब करते ते बाद दे विच माफी मंग लेंदे। केजरीवाल ने कोई एक बार माफी नहीं मंगी, गडकरी साहब तो मंगी सी। ये बिना मतलब दे झूठे बंदे हैं। इन्हां ने गवर्नर साहब नूं शिकायत करके देख ली, गवर्नर साहब ने इनक्वायरी करा दी। सच्चाई आखिर सच्चाई रहती है। और उधर पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली की। यहां के कोटकपुरा में उन्होंने कहा कि पंजाब में 5 साल हमारी सरकार थी, हम मानते हैं कि कुछ गलतियां हमसे हुई, लेकिन जो सरकार 4.5 साल चली, 4.25 साल चली, वो केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर चल रही थी, इसलिए हमें उसे बदलना पड़ा। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक तरह से निशाना साध रही थी।
उन्होंने कहा कि हमने नेतृत्व बदला और आपके ही बीच से चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आए, जो बहुत मेहनत करते हैं पंजाब की और आपको समझते हैं। विज्ञापनों में आपको जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहां से है? नहीं है, वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहां सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। चन्नी जी का कभी फोन नहीं मिलता, बोलते 3 बजे सुबह आया था मैं, 6 बजे सुबह चले गए। सुबह से शाम तक, सुबह होने तक आपके लिए काम करते रहते हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के लुधियाना में थे। यहां उन्होंने दावा किया कि अगर पंजाब में एनडीए की सरकार बनती है तो 5 साल में वो पंजाब को ड्रग्स से मुक्त करा देंगे। राज्य के 4 शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शाखाएं स्थापित करेंगे। मंच पर उपस्थित भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बहन मीनाक्षी, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? एक चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। जरा तो संजीदगी से बात करो। और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। चुनाव का समय होता है एक बार राज्यों के जहां चुनाव होने जा रहे हैं उनके तमाम इलाकों को टटोल कर देखना, वहां की जनता के मन को समझना, वहां जो काम अलग अलग राजनीतिक दलों ने किए हैं उनको एक बार आकलन उनका करना। तो यूपी के कासगंज में हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय हैं। कासगंज में तीसरे दौर में वोट पड़ने हैं और कासगंज की एक खास बात यह है कि सिर्फ 2 बार अगर छोड़ दें आजादी के बाद, तो जितनी बार भी कासगंज से कोई उम्मीदवार जिस पार्टी से जीता है उसी पार्टी की लखनऊ में सरकार बनी है। तो कासगंज के इलाके में लोगों की क्या राय है, पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरह से अपने अपने दलों को जिताने की तैयारियों में लगे हैं, संकेत उपाध्याय की ये रिपोर्ट। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज में, और कासगंज के बारे में एक कहावत है बिल्कुल हस्तिनापुर की तरह ही कि जो जीता कासगंज उसकी बनी लखनऊ में सरकार। और ये काफ़ी समय से हो रहा है, कई दशकों से हो रहा है। तो क्या इस बार भी बिल्कुल वैसे ही होगा? जैसे 2007 में बसपा के विधायक आए, बसपा की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी के विधायक आए, उनकी सरकार बन गई। 2017 में बीजेपी के विधायक आए तो बीजेपी की सरकार बन गई। 2022 क्वेश्चन मार्क। जवाब किसके पास है? कासगंज के लोगों के पास। तो आइए उनसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। तो ये बताइए, 2022 में कासगंज ने बहन जी को भी देख लिया, अखिलेश की सरकार भी देख ली, योगी आदित्यनाथ की भी सरकार देख ली, अब की कौन? अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट रहनी चाहिए। मतलब रिपीट? रीजन ये है कि सोरों की आज के तक, जब से इतिहास प्रारंभ हुआ तब से लेकर सोरों की एक ही डिमांड थी पंडितों की कि सोरों को तीर्थ स्थल किया जाए। अच्छा, ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या ये पंडित बहुल इलाका है? यहाँ पे इन्होंने जो भाजपा के हैं, इन्होंने यहाँ विकास कार्य तो किया है। इस तरह का विकास कार्य किया है।
जैसे जो सोरों की बात हो रही है, आप कह रहे थे कि इसको तीर्थ क्षेत्र तो क्या घोषित किया गया? हाँ, घोषित किया गया है। ये अभी ये जो बड़ी बात रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो हम सोरों वासियों के लिए, अब ये रही है कि मांग रही थी कि ये इसको तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। यहाँ पे बहुत और प्रदेशों से भी लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो योगी जी ने जो हम लोगों के लिए जो किया है, तीर्थ स्थल घोषित किया है सोरों को, बीजेपी को लेके इसलिए है कि हमने यहाँ जो हम सोरोंवासी इन्हें सारे विधायक देख लिए, सबको मौका दिया, उनको सपा वालों को भी दिया, भाजपा को दिया, कांग्रेस को दिया, बसपा को दिया, लेकिन जो कार्य हमारे भाजपा सरकार इन लोगों ने किया है, इतना किसी ने किया नहीं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का मेन वो है बिंदु, वैसे ही उत्तर प्रदेश का मेन बिंदु है कासगंज। जो यहाँ से जीतेगा वो उत्तर प्रदेश से लखनऊ से सीट अपनी पक्की करेगा। तो इस बार मन किस पर? इस बार मन फूल पर। क्यों? रीजन इज दैट के लॉ एंड ऑर्डर सब, बिजली, पानी और सड़क। 2007 में आपने किसको दिया था? कमल के फूल को। और 2012 में? 12 में भी फूल को। और 2017 में? तो फिर तो आप आदर्श नहीं हुए, क्योंकि 2007 में यहाँ से बसपा का उम्मीदवार जीता, 2012 में सपा का उम्मीदवार जीता, तो आप जो हैं वो बीजेपी के समर्थक। मेरा कहना ये है, पर क्यों समर्थक? उसका मैं आपका इस सवाल का जवाब दे दूं। मेरा एक वोट सरकार नहीं बना सकता। ये अलग बात है कि जब यहाँ से विधायक जीता है तो सरकार बनती है। भाजपा पर विश्वास पहले भी था, लेकिन अब और मजबूत हो गया है। अब और बढ़ गया है भाजपा पर विश्वास, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है इस प्रदेश को सिर्फ योगी जी और भारतीय जनता पार्टी संभाल सकते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाकी सब पार्टियां जातिवादी राजनीति खेलती हैं और तुष्टिकरण का काम करती हैं। पहले महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता, नाबालिगों के साथ गलत काम हो जाते थे, रेप हो जाते थे। इस सरकार में यहाँ पर तो कोई भी नहीं हुआ है, महिला पूरी तरह सुरक्षित है यहाँ पर। तो ये सरकार तो यहाँ आनी चाहिए बिल्कुल, तभी हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो पहले सरकार में कोई सुरक्षित महिला नहीं थी। प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद तालमेल की कमी का ये नायाब नमूना पेश कर रहा है। कैसे, तो आप खुद ही देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुल तैयार कर लिया, लेकिन 2 किलोमीटर की सड़क 2 साल से नहीं तैयार कर पाई। लिहाजा सहारनपुर से बिजनौर आने के लिए आपको 60 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है। हमें ये बताया गया कि 2020 में रिवाइज एस्टीमेट जो है वो पास हो चुका है। 20 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मांगा गया था, वो भी पास हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद 2 साल से अप्रोच रोड जो है इस पुल की वो नहीं बनी है। इन कच्चे रास्तों से चलते हुए हम पुराने लोहे के पुल से गंगा नदी को पार करके उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन यहाँ भी पुल खड़ा है, सड़क गायब है। बिजनौर और दूसरी ओर हरिद्वार के लोगों में पुल के न शुरू होने से नाराजगी है। 500 किलोमीटर सड़क रहेगी 22 किलोमीटर बनने के बाद उनकी पीरियड से। आज तक नहीं बनी 5 साल में। आज तक नहीं बनी 5 साल में। गोले एक गोला रह गया था टोटली, 90% काम हो गया था, 10% काम रह गया, आज तक नहीं हुआ। पुल पड़ा जहाँ आप जा रहे हैं सहारनपुर, आप देखेंगे उससे जाएंगे वाले पुल से। बजाना चाहिए था 5 साल में, क्यों रुका? पुल की सड़क के साथ तटबंध बनना है, लेकिन वो सड़क के साथ लटक गया है। बिजनौर का ये दयाल वाला गांव है। यहाँ के ग्रामीणों की रोजी रोटी खेती और बेंत की कुर्सियाँ बनाने से चलती हैं। लेकिन पहले लॉकडाउन, फिर हर साल आने वाली गंगा नदी की बाढ़ से अब सरकार के खिलाफ इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। गंगा का कटान आज तक किसी मंत्री ने या किसी उसने इसका रोकथाम या नहीं करी, बिल्कुल भी। देखकर भाग जा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन नेताओं के भाषण और हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की कोशिशों के बीच ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। बिजनौर से जुबेर और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिए जाने पर काफी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या यही भाजपा के संस्कार हैं, क्या यह हमारे देश की मर्यादा है। केसीआर ने ये सवाल उठाए क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है, लेकिन हमने तो कभी राहुल गांधी से उनके राजीव गांधी के पुत्र होने का सबूत नहीं मांगा। और इसे लेकर कांग्रेस में भी काफी नाराजगी है और हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है, उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ता अपने हाथ में हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े पोस्टर लिए हुए थे जिनमें लिखा था कि घटिया सोच का ब्रांड एम्बेसडर हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके अलावा कई और पोस्टरों पर बीजेपी के खिलाफ नारे भी लिखे हुए थे और ये कहा जा रहा था उन सब में कि ये टिप्पणियां अभद्र हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर की हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का हक नहीं है। कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है आसाम के, उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है। कहीं ना कहीं आसाम के लोग आज महसूस कर रहे हैं कि संस्कृति के विरोध में जिस तरह की उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, वो शर्म आती है। इस देश में उनको कोई हक नहीं है मुख्यमंत्री के पद पर रहने का। और जब तक ये माफी नहीं मांगते पूरे देश में इसी तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा का विरोध होगा, सड़क से संसद तक। दिल्ली में आए चाहे कहीं जाए, उनका हर जगह घेराव होगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बेंगलुरु में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसा गिरा हुआ पॉलिटिक्स करने से बदल जो असम में आज प्रॉब्लम्स है, जो असम में आज लड़ाइयां हैं, जो असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर का इशू हुआ, 100 लोग मरे थे। वो इंडिया है, ये भी इंडिया है, असम भी इंडिया है, मिजोरम भी इंडिया है, मगर इंडिया के अंदर बॉर्डर के लिए हम लोग ऐसा लड़ रहे हैं। वो काम तुम सीएम बन के उधर नहीं देख सकते हो। जो आपको बढ़ाया, जो आपको आज ये इतना बड़ा नेता बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, यूथ कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस पार्टी से एमएलए बने। अब कांग्रेस पार्टी से लीडर्स को लेके उधर जाके आज बीजेपी में बने हैं। बीजेपी में जब तुम शारदा स्कैम किया कोलकाता में, जैसे ही तुम बीजेपी के अंदर चला, गंगा स्नान हो गया, केस बंद हो गया। अब तुम हमारा लीडर के बारे में बात करते हो।